हेलो स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कुछ फार्मूले मैंने बताए थे लास्ट टाइम काइनेटिक्स के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी या अरहेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है। ये दो अलग अलग टेम्परेचर्स की बात कर रहा है और रेट कुछ डिफरेंट बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। तो जो फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा वो आप रिकॉल कर सकते हैं। लास्ट डे मैंने जो बताया उसमें एक फार्मूला कुछ ऐसा था, log ऑफ K2 बाई K1 दैट इज़ इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस T2, ये फार्मूला था। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। वो बता रहा है कि रेट 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब रेट कांस्टेंट के 3 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट के होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो मतलब वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि जब आप टेम्परेचर 300 से 325 करोगे तो K1 3 टाइम्स यानी कि 3 ऑफ K1 हो जाएगा। लाइक सी हेयर, कुछ ऐसा करता हूँ मैं, log दैट इज़ इक्वल टू 3K ओवर K। मान लीजिए T1 पे K था तो T2 पे वो 3K हो गया, 3 टाइम्स हो गया। दैट इज़ इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू आर का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 8.314। ध्यान रखना जूल में है ये वैल्यू, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी जूल के अंदर आ जाएगी। 1 बाई T1, तो T1 आपका 300 था और T2 आपका 325। बहुत ही आसान, K से K कैंसिल हो जाएगा। log 3 की वैल्यू बुक से देख लेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी को जूल में रिपोर्ट कर देंगे। ये आपका बहुत ही आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा देखें, सेम ऐसा ही है, एक्टिवेशन एनर्जी ही कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर 10 to 12 हुआ है, ये लीजिए यहाँ बदल देता हूँ। 10 मतलब 283 केल्विन में रखना है मुझे, और 12 मतलब 285। तो बता रहा है रेट 20% बढ़ गया। रेट 20% बढ़ गया मतलब रेट कांस्टेंट K 20% बढ़ गया। अगर आपका ये रेट K था तो K का 20% 1.2K हो जाएगा। K का 20% 0.2K हो जाएगा, तो K प्लस 0.2K 1.2K हो जाएगा। या इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो इनिशियल रेट 1 था, रेट कांस्टेंट K 1 था, तो नया रेट कांस्टेंट K उसका 20% बढ़ के 1.2 हो गया। बस log ऑफ 1.2 बुक से देखना है और एक्टिवेशन एनर्जी को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना बस जो यूनिट यहाँ पुट कर रहे हो वही एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट आपका आंसर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखें। रेट कांस्टेंट K फॉर ए रिएक्शन इज गिवन एट 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट K एट 30 डिग्री। अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी बता रखा है। सी, मैं log ऑफ K2 में मान लेता हूँ T2 पे था, K2 में मान लेता हूँ 30 डिग्री पे था, और K1 में मान लेता हूँ ये है T1 पे। सो log ऑफ K2 बाई K1, ये लीजिए, ये K1 की वैल्यू रख दी मैंने, दैट इज़ इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अब की बार मुझे बता रखी है 30 किलो जूल पर मोल। मैं उसको जूल में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। 2.303 इंटू आर, ये जूल वाला वो वैल्यू पुट कर दिया। 1 बाई T1 आपका 20 था यानी कि 293, और 30 यानी कि 303। तो यहाँ से मुझे अब K2 का वैल्यू सॉल्व करना था। तो ये बहुत आसान था। देखो, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग है सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में कैलकुलेशंस में टाइम लग सकता है। तो आप यहाँ से K2 बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻² करेंगे तो एंटी लॉग ऑफ दिस होल सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिए और फिर K2 को रिपोर्ट करें। वो जो K2 होगा वो आपका नया रेट कांस्टेंट होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हालांकि K या रेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रादर वो टाइम्स के बारे में बात कर रहा है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन इज 25 एंड
टाइम रिक्वायर्ड एट दिस निकालिए। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, लास्ट रिएक्शन में मैंने बोला था कि जो टाइम होता है वो रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर किसी रिएक्शन का के ज़्यादा है तो मतलब उसको कंप्लीट होने में कम टाइम लगेगा। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बना सकता था, log ऑफ T1/T2, क्योंकि T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो K2 T2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। EA/2.303 इंटू R, ये लीजिए R की वैल्यू पुट कर देता हूँ, और एक्टिवेशन एनर्जी मुझे दे रखा है तो उसकी भी वैल्यू पुट कर देता हूँ 20 × 10⁻³ जूल में 1/T1 मान लेता हूँ 300। तो स्मॉल t क्या होगा T1, वो 25 हो जाएगा, ये लीजिए। और T2 मान लेता हूँ 1315। तो उस पे जो K2 होगा यानी कि जो T2, वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना होगा, क्योंकि K2 बोल रहा हूँ तो वो T2 लेना उसका मुझे यहाँ पे एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ कैपिटल T2 टेम्परेचर एंड दिस इज़ टाइम T2, दोनों में डिफरेंस क्लियर कट ध्यान रखिएगा। तो इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 25/T2 जब आपको निकालना होगा तो एंटीलॉग ऑफ दिस होल सॉल्यूशन, और फिर वहाँ से आप T2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मिनट्स में टाइम आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालें, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने पे ये अजीब लग रहा है, बस इक्वेशन देखें कुछ ऐसी थी, K दैट इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -EA/RT, ये इक्वेशन होती थी। तो K की जगह K लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है पर सेकंड में, हमेशा पर सेकंड में ही होगा, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट वही है। E इसको देखें, ये पावर है, इसका इधर वहाँ पावर है, देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, -EA/RT दैट इज इक्वल टू -28000 K/T। जस्ट दोनों तरफ पावर इक्वेशन जो थी और जो गिवन है उस पर मैंने मैच किया है। T से T कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आएगा मेरा 28000 K इंटू R। R का वैल्यू मुझे पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट होता है। तो पर केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, K जो यूनिट ही दे रखा था, ये एक्चुअली कंफ्यूज ना हो आप इससे, माइनस से माइनस पहले ही उड़ा दिया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना भर है, यानी कि 28000 इंटू 8.314 जूल पर मोल, ये बचता मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो भी कुछ वैसा ही होगा, ऐसा ही एक डिकम्पोजिशन देके और वो इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट किया गया है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, देखो बट थोड़ा फ़र्क है, वो नेचुरल लॉग वाला था, ये कुछ ऐसा log K करके लिखा है, तो मैं वो इक्वेशन log K वाली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। log K दैट इज इक्वल टू log A -EA/2.303 RT, ऐसे होती थी। log K की जगह log K आया हुआ है, ये log ऑफ A की वैल्यू है, पिछले क्वेश्चन में A की वैल्यू थी, ये log ऑफ A की वैल्यू है। तो ये सारा वैल्यू आपको गिवन है। देखिए फिर क्या कर रहा हूँ मैं, EA/2.303 RT दैट इज इक्वल टू, इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ 1.25 इंटू 10⁻⁴ K/T, वैसा ही मुझे दिखा रखा है इन्होंने। तो चलिए T से T कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा मेरा वो 2.303 इंटू R 8.314, और अगर आप मैं कहें कि यूनिट्स के साथ करूं तो यूनिट्स के साथ भी कर सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴ K। तो K से तो ये K कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरल मल्टीप्लाइड बाय दिस जूल पर मोल, वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा जो इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट आंसर था। नेक्स्ट फिर चलिए एक बार आगे,
अब की बार वो ये भी पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर will its half life be 256 minutes. See here, हमें पता है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ के को मैं यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. log ऑफ के जो होता है वो 0.693 बाई टी हाफ होता है. ये सबको याद होगा, पीछे पड़ गए हैं हम. के की वैल्यू पुट की है 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज इक्वल टू log ए की वैल्यू दे ही रखी है 14.34 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल चुके हो अभी, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो 2.303 इंटू आर 8.314 इंटू टी, वो आपको निकालना है एट वट टेम्परेचर. वो बोल रहा है एट वट टेम्परेचर टी हाफ विल बी 256 मिनट्स. तो टी हाफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी 256, ये दे ही रखा था. एक्टिवेशन एनर्जी जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, टी मुझे निकालना है. ये जो मेरा आंसर आएगा डेफिनेटली गलत आएगा. वो क्यों गलत आएगा कि जो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है वो पर सेकंड होता है. तो आपने जो यहाँ पे टी हाफ लिखा है वो पर मिनट या सॉरी मिनट में कर दिया, यानी कि के पर मिनट हो जाएगा. तो आपको वो भी पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए आप यहाँ ध्यान दें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं. ये जो आपको यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड पुट करना था वो डेफिनेटली सेकंड में ही पुट करना था, सो दैट के पर सेकंड आए, क्योंकि जो ए का वैल्यू रहता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो हमेशा पर सेकंड होता है. यहाँ वो लिखें या ना लिखें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल ही चुके थे, अब आपको सिर्फ टी कैलकुलेट करना होगा. तो वो टी टेम्परेचर ही आपका सेकंड आंसर होगा. एक और क्वेश्चन की तरफ देखें आप. यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस I2 गिवन है. ये एक्टिवेशन एनर्जी बता रखी है आपको, और आपसे बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो या उसके इक्वल एनर्जी हो. तो मैं एक बार एक्सप्रेस करता हूँ वो इक्वेशन के, दैट इज़ इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाई आर टी. और आप याद करें मैंने बोला था ये रेट कांस्टेंट है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ये वाली वैल्यू वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी है. तो लेट योर आंसर, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स. वो फ्रैक्शन जो है रिएक्टेंट्स का जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्स है. तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि एक्स जो होगा वो एक्चुअली ई रेज टू द पावर माइनस ए बाई आर टी है. दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी हो जाएगा. जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो नेचुरल लॉग वैल्यू होता है उसका. इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 2.303 log x दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओवर आर टी, ये होगा. सी वेरी केयरफुली, सी वेरी केयरफुली. अभी आप देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ. एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मुझे दे रखा है -209.5 किलो जूल में है. मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ. आर की वैल्यू लिख देता हूँ 8.314, और टी भी मुझे दे रखा है 581. इस 2.303 को यहाँ से उड़ा के इधर ले आता हूँ. ये लीजिए 2.303, सब कुछ सही चल रहा है. इसको हटा देता हूँ, सारी वैल्यूज़ भर चुका हूँ मैं. log ऑफ x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये सारा सॉल्व कर लीजिए. और यही x तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप एक बार. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that time required for 25% completion at 308. बहुत ज़्यादा पचड़ा है, बहुत ज़्यादा. 10% 298 केल्विन पे कंप्लीट हो रहा है, 25% 308 पे कंप्लीट हो रहा है, और जो पूछ रहा है वो 318 पे पूछ रहा है. चलो देखते हैं क्या करेंगे. एक काम करते हैं, 1 by 1 सिस्टम देखते हैं. 10% कंप्लीशन
298 केल्विन पे कितना टाइम लेगा वो देखता हूँ मैं। देखो ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0/A। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहता है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे K एट 298 केल्विन देखूँ तो 10% कंप्लीशन, मतलब अगर इनिशियल 100 है तो 10 कंप्लीट हो गया, 90 रिमेनिंग हो गया। ये आपका टाइम एट 298 केल्विन आ जाएगा फर्स्ट लाइन से। सी हेयर आई एम सेइंग टाइम एट 298 केल्विन रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेसी है स्टेटमेंट में, सिस्टम में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। फिर आगे बोलते हैं वो ये टाइम किसके इक्वल है, 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। तो फिर यहाँ पे मैं K एट 308 अगर देखूँ तो वो होगा 2.303 बाई टी लॉग 100/75, 25% कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे टाइम एट 308 अगर निकाल लूँ तो वो होगा 2.303 बाई K एट 308 लॉग 100/75। और वो यही कह रहा था कि ये जो टाइम है और ये जो टाइम है वो सेम है। दोबारा से पढ़ लें आप, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन एट 298 केल्विन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन वो सेम है। तो मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 2.303 बाई K एट 298 लॉग, इसको सॉल्व कर लें वैसे तो 100/90 का लॉग वैल्यू देख के और ज़्यादा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, बट मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना चाह रहा, आप लोग करके देख लेना, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। लॉग ऑफ 100/75 ये वैल्यू देख लेना, ये वैल्यू देख लेना, और इसको कुछ इस तरह से सेटल कर दो कि आपके पास ये दो अननोन चीज़ें हैं। देखो ये भी अननोन है आपके पास और ये भी अननोन है, बाकी सब तो आप पता कर लेंगे। तो आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ का रेशियो कैलकुलेट कर लें, K एट 308 बाई K एट 298 केल्विन। जस्ट ये आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि दोनों अननोन है तो दोनों का प्रपोर्शन, दोनों का रेशियो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आप पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। फिर इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं, दिस इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ, मुझे लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखा जाएगा, एक बार तो इसको हटा ही रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू R भी पुट कर देता हूँ, ये लो एक्टिवेशन एनर्जी मुझे निकालनी है यहाँ पे। दिस इज़ इक्वल टू 1/T1, K2/K1 था, तो ये T1/T2 308। सी वेरी केयरफुली। तो आप देखें K308/K298 आप निकाल के आए हैं वहाँ पे रेशियो में, दो अननोन चीज़ें थी बाकी सब नोन था, तो K308/K298 आप वहाँ पे कैलकुलेट करके आए हैं। और अगर उस वैल्यू को मैं यहाँ जाके देखूँ तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेट 2.7 के आसपास आ रही है। सॉरी ये लॉग है, लॉग ऑफ K2/K1। तो आप लॉग ऑफ दैट वैल्यू देखेंगे जो वहाँ पे आपने निकाली होगी, लॉग ऑफ 3 2 जो भी आ रही होगी देख लेना आप, दैट इज़ इक्वल टू, समझ गए ना। ये देखो ये आपने ऑलरेडी सोल्व किया था, उसका लॉग वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लेना है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी सारा न्यूमरल आपको यहाँ पता ही है, तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। ये आपका एक आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन। अभी एक और भी बोल रहा है वो, ये तो एक काम हुआ, अभी K भी निकालना है 38318 केल्विन पे, ये दूसरा आंसर होगा। तो चलो उसके लिए भी कोई रास्ता निकालते हैं हम यहाँ पे। तो मुझे एक और रिलेशन याद आ रहा है, कई देर से हम लोग ने उसका यूज़ नहीं किया, तीसरा फॉर्मेट था इसका, एक ही बार अभी तक यूज़ किया मैंने। लॉग ऑफ K
दैट इज इक्वल टू log ऑफ ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। ये एक रिलेशन था। तो अब देखो आपको ए का वैल्यू तो दे ही रखा है उन्होंने, सो ये हो जाएगा log ऑफ 4 × 10⁻10। ये ए का वैल्यू दे रखा था, के निकालना है तो कोई बात नहीं, log ऑफ के रख लेता हूँ, माइनस ई ए वो अभी अभी आप निकाल के आए हैं लास्ट स्लाइड पे ही, 2.303 × R × टी टेम्परेचर आपको दे रखा है, केल्विन में ही है, अच्छी बात है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब बताएं आप, एक्टिवेशन एनर्जी आपने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, ये वाला वैल्यू आप log टेबल से स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, log के का वैल्यू आ जाएगा, और के निकालना तो फिर चुटकी बजाने जैसा ही है, एंटी लॉग ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशंस जो आएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, मैंने पहले ही बोला है कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी लंबी हैं, मैथमेटिकल थोड़ा टाइम लेती हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रेयर आए हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी का हिस्सा हैं, आपकी बुक का पार्ट है, तो ये आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आप एटलीस्ट इन सभी न्यूमेरिकल्स को, जितने मैंने भी लगभग हालांकि डाल दिए हैं, बच्चे ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस पार्ट पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वैसे भी आप देखें, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि काइनेटिक्स में आपके पास न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं देखूं तो गिनती के हैं, उंगलियों पे गिने जाने लायक, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। सो इसलिए आप इन सब न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि आप इस काइनेटिक्स पे अच्छी सी कमांड कर पाएँ। फिर दोबारा से हम लोग मिलते हैं, गुड बाय।